नमस्कार, स्वागत है आप पर। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक यूट्यूब। बहुत बड़ी खबर आज निकल के आई है और कई सारे पत्र आज जारी हुए हैं। 4206, 4207, 4208 आज और अभी मैं आपके लिए 4207 पत्र लेके आया हूं और यह पत्र जिस रूप में परिभाषित किया जा रहा है उसे कहा जा रहा है सेवा निरंतरता का लाभ सभी विशिष्ट शिक्षकों को मिला, सभी विद्यालय अध्यापकों को मिला जो पहले से स्थानीय निकाय शिक्षक यानी नियोजित शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। इस वीडियो के माध्यम से आपके मन में उठ रहे हैं उन सारे सवालों के जवाब मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। पत्र आपने पढ़ लिया है, आपने समझ लिया है कि हमको प्रमोशन मिलने जा रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो कौन-कौन से भ्रम और जाल जो फैलाए जा रहे थे कि नियोजित ही रहते तो अच्छा रहता। तो सबसे बड़ी बात है कि यदि आपने विशिष्ट शिक्षक के लिए सक्षमता परीक्षा दिया है, यदि आप नियोजित शिक्षक रहते हुए बीपीएससी टीआरई एग्जाम क्वालिफाई करके आगे गए हैं तो आपने कहीं कोई गलती नहीं की है। यदि नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो आपने बहुत बेहतर कार्य किया है और मैं इसका आपको साक्ष्य दूंगा, इसको पुष्ट करूंगा कि क्यों आपने सही किया है। सबसे बड़ी बात और भ्रम, उन सारे सवालों पर विराम लग गया है कि कौन, कब से और किसकी कैसे गणना होगी। प्रोन्नति का लाभ सबसे बड़ा कि क्या यह पत्र सेवा निरंतरता के लिए है, क्या यह गणना सेवा निरंतरता है, यानी क्या आपको सेवा निरंतरता मिला है या सिर्फ भ्रम है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि सेवा निरंतरता कैसे गिनती की जाएगी, किसे मिलेगा प्रमोशन, कैसे मिलेगा प्रमोशन, कितने वर्ष पर प्रमोशन मिलेगा, विशिष्ट शिक्षक को कि विद्यालय अध्यापक को। क्या ये जो प्रमोशन है या नियोजित शिक्षक के आने वाले जो पहले वरीयता की व्यवस्था थी, प्रमोशन की व्यवस्था थी, उस नियमावली के तहत मिलेगा कि विशिष्ट शिक्षक के नियमावली के तहत मिलेगा या विद्यालय अध्यापक की नियमावली के तहत मिलेगा। आपको स्पष्ट कर दूं यहाँ कि नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं और विद्यालय अध्यापक बने हैं उन्हीं को सेवा निरंतरता ये मिल रही है। मैं कहता आ रहा हूं कि सेवा निरंतरता मिल रही है। जी हाँ, ये भ्रम दूर कर लीजिए कि ये सेवा निरंतरता ही है। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे अलग अलग बातें कर रहे हैं कि सेवा निरंतरता नहीं है, ये कुछ और है। ये सेवा निरंतरता ही है। जब आपकी सेवा की गणना पूर्व की सेवा को की जाती है तो वो निरंतरता ही तो है, वो कंटिन्यूटी तो है। अगर कंटिन्यूटी नहीं रहती तो उसकी गणना क्यों की जाती, उसकी गणना क्यों की जाती, इस शब्द का मतलब क्यों आता, आगे प्रोन्नति का मतलब क्यों आता। जब उसकी गणना हो रही है यानी पूर्व की सेवा को आपको गणना करके अगले सेवा में लिया जा रहा है और यहां से प्रमोशन के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है, तो यही ना कंटिन्यूटी है। तो सेवा कंटिन्यूटी यानी सेवा निरंतरता है। आपको सर्विस कंटिन्यूटी आपको मिले है, सबसे बड़ा भ्रम यहां दूर कर लीजिए। आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कि कितना वेतन बढ़ेगा। जी हाँ, बहुत अच्छा वेतन और हैंडसम वेतन होने जा रहा है आपके वेतन स्ट्रक्चर में। मैं आपको वो बताऊंगा कितने पैसे का लाभ होगा, कहां कहां लाभ मिलेगा। जी हाँ, कैसे कैसे लाभ मिलेगा और कहां कहां लाभ मिलेगा, कितने प्रकार के लाभ आपको होने जा रहे हैं, क्या नियोजित का होगा प्रमोशन, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहे हैं। और नियोजित रह के आपने यदि सक्षमता नहीं दिया है तो आपने गलती क्यों किया है ये वीडियो के बाद में समझ में आएगा। क्या सभी विशिष्ट को प्रमोशन मिल जाएगा, मैं आपको बताऊंगा। क्या सभी विशिष्ट शिक्षक मिडिल स्कूल में चले जाएंगे, ये भी बड़ी बात है। प्रमोशन मिल रहा है लेकिन क्या आप मिडिल स्कूल में जा रहे हैं। जैसे पत्र निकल गया और इस पत्र में लिखा गया है कि यह आदेश आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है। जी हाँ, आज से लागू हो गया ये। लेकिन क्या 10 दिनों में, 20 दिनों में आप मिडिल स्कूल में चले जा रहे हैं। क्या जितने विशिष्ट शिक्षक हैं या जितने 1 to 5 के विद्यालय अध्यापक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं, क्या वो मिडिल स्कूल में जा रहे हैं, क्या उनको प्रमोशन मिल रही है। चलिए इसकी पड़ताल करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं बहुत अध्ययन करने के बाद चीजों को बताता हूं और मेरा अपना स्टाइल है कि मैं डीप जाता हूं, इसलिए वीडियो लंबा हो सकता है। बहुत लोगों को शिकायत रहती है कि आप लंबा वीडियो को करते हैं। मैं इसलिए करता हूं कि चूंकि हर उस पहलू पे ध्यान देता हूं और डीपली चीजों का विश्लेषण करता हूं, इसलिए वीडियो लंबा हो सकता है। तो वीडियो लंबा हो तो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। चलिए जानते हैं। आपको मैं बता दूं, ये जो खुशखबरी है उन सभी विशिष्ट शिक्षकों के लिए जो लोग पहले नियोजित थे और परीक्षा देके जिन लोगों को पश्चाताप हो रहा था। सबसे पहले सरकार को, विभाग को साधुवाद। उन्होंने सारे भ्रम, सारे जितनी अलग अलग जो फैलाए जा रहे थे
अब सोशल मीडिया के माध्यम से उन सभी चीजों पर विराम लगा दिया है। तो आज का दिन मील का पत्थर साबित होते जा रहा है सभी शिक्षकों के लिए। चलिए इस 7 जो आपको लाइन का जो पत्र है, बहुत बड़ा पत्र है। चलिए देखते हैं 4207 नंबर पत्र है 22/11/2025 को, और इसके तहत कहा गया है कि सरकार के आदेश 2558/9/2025 के तहत एक कमेटी गठित की गई थी। मैं उस पत्र को भी दिखाऊंगा। और ये कमेटी इसलिए गठित की गई थी कि सेवा निरंतरता, वरीयता, वेतन संरक्षण आदि पे वो फैसला ले कि के समिति के द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में वर्ग 1 से 5 के विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक, ध्यान दीजिएगा, 1 से 5 में जो अभी विशिष्ट शिक्षक है वो, और 1 से 5 में जो विद्यालय अध्यापक है वो, को वर्ग 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति। अब ध्यान दीजिए, अब 1 से 5 वाले कहां जाएंगे? विशिष्ट शिक्षक बनेंगे 6 to 8 के, और विद्यालय अध्यापक 1 से 5 वाले कहां जाएंगे? 6 to 8 के विद्यालय अध्यापक आपको बनेंगे। ये 1 से 5 की व्यवस्था हो गई। आगे है वर्ग 9 से 10 के विशिष्ट शिक्षक। चलिए मैं इसका कलर बदल लेता हूं कि विशिष्ट शिक्षक, वर्ग 9 से 10 के विद्यालय अध्यापक को 11-12 के विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु स्थानीय निकाय शिक्षक के अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की गणना करना सुनिश्चित करेंगे। बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग पहले आपको नियोजित शिक्षक थे। चलिए इसको मैं डायग्राम से आपको बताता हूं। ये फायदा किसको हो रहा है? नियोजित शिक्षक जो आपको बने हैं, यानी विद्यालय अध्यापक, बड़ा बड़ा पूरा स्पष्ट नहीं लिख रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, और जो बने हैं आपको विशिष्ट शिक्षक। ये जो पत्र है, ये प्रमोशन है, उन पे लागू ही होगा। जो एकदम फ्रेश आए हैं, फ्रेश आपको टीआरई के माध्यम से आए हैं, उनको ये लाभ नहीं है, क्योंकि उनकी गणना कोई पहले की कोई सेवा है ही नहीं, तो उनकी गणना आपको होनी नहीं है। तो यह बात उनका खत्म हो जाए। ये गणना उन्हीं का है जो पहले से नियोजित थे और विशिष्ट बन गए, पहले से नियोजित थे आपको विद्यालय अध्यापक बन गए। बहुत सारे ऐसे विद्यालय अध्यापक जो बने हैं जो पहले 1 से 5 में थे और बाद में विद्यालय अध्यापक हो गए, और जब 25,000 को वेतन मिलने लगा तो सब लोग दुखी हो गए थे, काश हम पहले नियोजित ही रहते, काश हम सक्षमता देके विशिष्ट बन गए रहते। कोई पश्चाताप की बात नहीं है। आपने जो किया, सरकार ने वो व्यवस्था बनाई, और सरकार ने आपकी प्रतिष्ठा को और आपके व्यवस्था को और आपकी सोच को, आपकी योग्यता का सम्मान करते हुए आपको आगे बढ़ाया है। सरकार इसके लिए साधुवाद का पात्र है। तो स्पष्ट हो गया कि प्रमोशन मिलेगा। अब प्रमोशन कितने पर मिलेगा, किसको मिलेगा, क्या प्रमोशन मिला, आज ही आगे चले जाएंगे। चलिए हम जान लेते हैं जरा पत्र, दोनों को हम समझेंगे। पहले इस पत्र को देखते हैं, उसके बाद विशिष्ट शिक्षक की नियमावली पे चले जाएंगे और विद्यालय अध्यापक पे जाएंगे और बताएंगे कि क्या क्या चीजें आपको होनी है। पहले ये पत्र देख लेते हैं 2558। ये पत्र आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं। ये पत्र आपको 2558 है। ये 9 सितंबर को ये पत्र आया था और ये कमेटी गठित की गई थी। यहाँ आपको मैं बताता चलूं, ये कमेटी गठित की गई थी। ये कमेटी में आपको प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पदों के संवर्ग में जो लोग थे उनके लिए भी था, स्थानीय निकाय के विशिष्ट शिक्षक के लिए था जो सक्षमता पास करके आए थे, और उसके बाद जो आपको ये प्रधानाध्यापक लोग थे वो थे, बीपीएससी टीआरई से बाहर लोग के लोग आए थे वो थे। यानी यहाँ कहा गया है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक। लोग कहेंगे कि विद्यालय अध्यापक कहाँ लिखा है, आपको बता दें कमेटी पूरी बनी थी और इस कमेटी ने अनुशंसा की, जिसके आलोक में ये जो पत्र आप देख रहे थे 4207 ये वाला पत्र था। अब ये पूरी कमेटी थी, इसने अपनी अनुशंसा कर दी थी और इसके आने में विलंब का कारण आचार संहिता था। अब चलिए देखते हैं पहले विशिष्ट नियमावली और इससे चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। विशिष्ट नियमावली में नियम क्या है, कितने वर्ष आप पूरा करेंगे तो आपको मिलेगा। अब देखिए मैं यहाँ पहले विशिष्ट शिक्षकों की बात करता हूँ, वो नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा देके विशिष्ट हुए हैं। अब 1 से 5 के विशिष्ट शिक्षक, 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक कब होंगे? 8 वर्ष की सेवा जब उनकी पूर्ण होगी। हम बात कर रहे हैं। 9 से आपको 10 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं 11 से 12 कब होंगे? जब 8 वर्ष की सेवा होगी। तो लगे हाथ में ये भी बताता हूं कि 6 to 8 के जो शिक्षक हैं विशिष्ट शिक्षक, उनकी भी सेवा अगर 8 साल की हो जाती है तो वो उस अपने वही जो वरीय शिक्षक कहलाएंगे उसी कोटि में। 11-12 वालों का वही भी है, उसी कोटि में वो वरीय शिक्षक कहलाएंगे। 8 वर्ष की सेवा हो जाती है। क्योंकि हम स्पष्ट 1 और 3 पे, 3 और 1 पे बात करें, ये 3 वाला और 1 वाला पे। यहां जो मैं आपको बताता चलूं कि 8 वर्ष अगर 1 से 5 में कोई शिक्षक आपको सेवा करता आ रहा है, और सेवा कब? एज ए प्रशिक्षित शिक्षक, ठीक है, एज ए प्रशिक्षित शिक्षक अगर कोई नियोजित शिक्षक कार्य करता आ रहा है तो जिस दिन से वो प्रशिक्षित शिक्षक का वेतन पा रहा है
उस दिन से उसके सर्विस की गणना की जाएगी। मसलन एक विशिष्ट शिक्षक आपको योगदान करता है 1/1/2025 को, योगदान करता है विशिष्ट को। अभी 2025 ही चल रहा है, आज मैं जिस दिन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ये है आपको 25/11/2025, यानी 11 महीने हुए हैं, इसका 8 साल तो पूरा ही नहीं हुआ। तो चूंकि इस विशिष्ट शिक्षक को लाभ मिल रहा है कि यदि इसने पूर्व में नियोजित शिक्षक के रूप में इसने कार्य किया ही है तभी ये बना है, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक नियोजित ही बने हैं। तो मान लीजिए कि ये व्यक्ति 2015 में आपको डीपी इत्यादि किया और 2015 से इस व्यक्ति को प्रशिक्षित वेतन का लाभ मिल रहा है, यानी 2015 से और 2025 यानी कितने साल हो गए? 10 साल हो गए। यानी यह व्यक्ति 8 साल वाली व्यवस्था पार कर चुका है। यानी यह व्यक्ति अब, यानी यह शिक्षक अब 1 से 5 के बदले प्रमोट होकर चला जाएगा 6 से 8 के शिक्षक में। स्पष्ट हो गया? उसी तरह यदि विशिष्ट वाला यहां इस तरह से है तो इसी तरह से क्रमशः समानांतर व्यवस्था में काम करेगा विद्यालय अध्यापक, उसमें हम आगे बात करेंगे। अब यहां क्लियर हो गया तो 8 वर्ष, तो क्या सभी 1 to 5 वाले चले जाएंगे? इस चीज को मैं आगे स्पष्ट करूंगा कि मान लीजिए एक उदाहरण दिया कि इसने 10 वर्ष सेवा कर ली और आज इसको चाहिए था 8 वर्ष, तो 2 वर्ष तो ये ज्यादा सेवा कर दिया, तो क्या इसके वेतन में 2 वर्ष का कोई इंडेक्स का वह वेतन का फायदा मिलेगा? तो यही थोड़ी सी सेवा निरंतरता में व्यवस्था में अलग है। आपको वित्तीय लाभ जो मिल रहा है वो वित्तीय लाभ 1/1/2025 वाली व्यवस्था से मिल रहा है और यहाँ वेतन संरक्षण उनको मिला है। तो यह अगर देखा जाए तो पूर्णतः सेवा निरंतरता नहीं है, आंशिक है, लेकिन उस पैटर्न में है। इस व्यवस्था में आप देख सकते हैं कि 2 साल इसको ज्यादा, चूंकि 2 साल ये ज्यादा काम कर चुका है, जिसको 2 साल पहले ही मिल जाना चाहिए था आपको, कहां? 6 to 8 वाले पद में, लेकिन विशेष शिक्षक की व्यवस्था ही आई 1/1/2025 से, तो यहां व्यवस्था आपको मिल रही है इस तरह से। चलिए, वो व्यक्ति चला जाएगा 1 से 5 वाला 6 to 8 में, लेकिन क्या सभी जाएंगे? क्या एकदम उनको प्रोन्नति दी ही जाएगी? तो जरा हम इस गजट के, जो गजट मैं आपको के सामने लेके आया हूं, ये गजट मैं आपको बताता हूं, और ये गजट है विशिष्ट शिक्षक नियमावली का गजट, बिहार गजट है, और जिसके कंडिका 9 को हमने पढ़ा था। अब इस कंडिका 9 के 9.2 को देखिए, वही बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो रही हैं, ये ध्यान दीजिए। यहां कहा गया है कि अधिकार के रूप में किसी भी प्रोन्नति का दावा नहीं किया जा सकता है। आपको प्रोन्नति तो मिल गया, लेकिन आप इसके लिए अधिकार के रूप में कोर्ट में नहीं पहुंच जाइएगा। अगर आपको प्रोन्नति अभी तत्काल नहीं मिल रही है, क्यों? वेतन आपको मिल जाएगा, लेकिन सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी और विभागीय नीतियों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। प्रोन्नति आपको मिल रहा है, वेतन स्ट्रक्चर वो मिल जाएगा। अब वेतन स्ट्रक्चर कितना मिलेगा इसको मैं आपको बता दूंगा, लेकिन क्या आप मिडिल स्कूल में चले जाइएगा? तो ये जरूरी नहीं है। बड़ा प्रश्न ये है कि बिहार में लगभग विशिष्ट शिक्षक, ये जो नियोजित शिक्षक थे, जो विशिष्ट बने हैं, उसमें से अगर देखा जाए तो ज्यादातर लोग सोशल स्टडी के शिक्षक हैं। तो सोशल स्टडी की लगभग वैकेंसी भरी पड़ी है। तो जब वैकेंसी होगी तब आप मिडिल स्कूल में जाएंगे ना। हाँ, साइंस में, लैंग्वेज में आपको व्यवस्था बन सकती है, वहां रिक्ति उपलब्ध है। लेकिन अगर यहाँ एसएसटी में है तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन इसमें वैकेंसी आप कम दिख रही है। चलिए, यानी वैकेंसी होगा तब आप आगे जाएंगे, तो ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद सबसे बड़ी बात, क्या सभी जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा सभी प्रोन्नति विभाग की प्रचलित नीतियों के अनुसार की जाएगी। अपेक्षित योग्यता, जी एक सबसे बड़ा जो बात यहाँ है, सबसे बड़ी बात जो यहाँ है, आप शब्दों के थोड़ा स्त्रीलिंग पुल्लिंग पे आप थोड़ा सा इसे इग्नोर कर सकते हैं। अपेक्षित योग्यता क्या है? अपेक्षित योग्यता साहब, 6 to 8 में बहाल होने के लिए इसकी अपेक्षित योग्यता क्या है? इसकी अपेक्षित योग्यता है आपको स्नातक। तो 1 से 5 के कोई अगर शिक्षक हैं, अगर वो केवल 11-12 पास हैं, यानी इंटर पास हैं, और 8 वर्ष और 10 वर्ष पूरा कर चुके हैं, तो उनको प्रोन्नति नहीं मिलेगी, क्योंकि अपेक्षित योग्यता की बात की गई है। तो आपको स्नातक होना जरूरी है। मैं 1 से 5 वाले को 6 to 8 में जाने की बात कर रहा हूं। उसके बाद अगर 11-12 में, 9-10 में कोई शिक्षक है, तो इसको यहाँ क्या होना पड़ेगा? इसको यहाँ पीजी होना पड़ेगा, एमए होना पड़ेगा, एमएससी होना पड़ेगा, एमकॉम होना पड़ेगा, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की आपको योग्यता होनी चाहिए। तो यदि आप नहीं है तो आप नहीं, आपका प्रमोशन नहीं होगा। तो सबसे बड़ा सवाल
जिसका जिक्र मैंने इंट्रो में कहा था, क्या सबका होगा? तो सबका नहीं होगा, रिक्ति होगा तब पहुंचेंगे। दूसरा, अपेक्षित योग्यता होगी तब पहुंचेंगे। अब वेतन कितना बढ़ेगा? और अगर मैं आपको बात बताऊं वेतन के लिए, तो चलिए वेतन अभी हम विशिष्ट की बात करते हैं, आगे हम क्रमशः आपको बात करेंगे जो नियोजित से हुए हैं। अब मान लीजिए कितना वेतन बढ़ेगा, एक उदाहरण मैं स्वरूप बताता हूं। अभी मान लीजिए कि कोई एक नियोजित शिक्षक है जो 2003-2000 आपको 5 में बहाल हुए, उनका वेतन 1 जनवरी, हम यहाँ वेतन मान के चलते हैं 1 जनवरी 2025, चूंकि अब फिक्सेशन के लिए वेतन संरक्षण का लाभ मिल गया है। जिनका 25,000 था 2003-5 में बहाल जो हुए थे, और उनका वेतन अगर अभी मिल रहा है, मूल वेतन की बात कह रहा हूं, 1 से 5 में 31,670, तो प्रोन्नति जब होगी तो कितने पे आएंगे? 35,470। साहब कितना हुआ? लगभग 4,000 के आसपास, थोड़ा सा कम, यानी 3500 समथिंग कुछ यहाँ आपको हो गया। जिन लोगों का वेतन, ये लोग 2006 के वाले बहाल हैं, जिनका वेतन अभी मिल रहा है मूल वेतन 30,750, तो देखिए कहाँ पहुंच गए? 34,000। यहाँ भी यहाँ स्थिति कितनी की बन गई? यहाँ भी लगभग 3500-3600, यानी 3500 से 4,000 के बीच में की इनकी बेसिक वृद्धि हुई। और बेसिक में क्या होता है? बेसिक में उसके बाद इसके अनुसार आपको डीए काउंट होता है, इसके अनुसार आपका एचआरए काउंट होता है, और इन्हीं दोनों के बीच में एनपीएस भी कटता है। एनपीएस भी बढ़ जाएगा, डिडक्शन बढ़ेगा लेकिन एनपीएस में कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। तो फायदा देखिए कितना है। जिन लोगों का 29,850 है, यहाँ चले जाएंगे। उसी तरह क्रमशः मान लीजिए कि कोई अगर शिक्षक है, आपको 28,840 पे कार्य कर रहा है 6 to 8 का, अगर 8 साल पूरा कर लिया तो सीधे कहाँ पहुंचेगा? वो पहुंचेगा 30,900 पे। 28,008 आप पर कार्य जो कर रहा है वो कहाँ पहुंच रहा है? 30,000 पे पहुंच रहा है। ये बड़ी बात है, ध्यान यह रखना है। अब हम बात करते हैं 9th-10th के। 9th-10th में मान लीजिए कोई व्यक्ति 31,000 पे है और पहले वो कार्य कर रहा था और उसकी सेवा गणना हो गई, तो कहाँ पहुंचेगा? वो 32,000 पे सीधे पहुंच जाएगा। 32,890, 33,950। लेकिन यहाँ एक बात मैं आपको बताता चलूं, इस चीज को स्पष्ट नहीं किया गया है कि मान लीजिए कोई शिक्षक 1 से 5 में कार्य कर रहा था और उसकी बहाली हो गई 11th-12th में, तो क्या 1 से 5 में किए गए उसके 10 साल की गणना यहाँ प्रमोशन में की जाएगी? तो यहाँ अभी पत्र में जो दिख रहा है वो नहीं की जाएगी। बाद में सरकार इसको स्पष्ट कर दे, लेकिन इसमें अस्पष्टता है। कोटि आपका वही होना चाहिए, तभी होना चाहिए। ये बात आपको वेतन से संबंधित हो गई। अब चलिए हम बात करते हैं, अब यहाँ 6 to 8 वाले की बात हो गई, हमने 6 to 8 में। अब एचटी और एचएम के लिए भी मैं यहाँ बताता चलूं कि एचटी और एचएम जब इनको यहाँ मिल रहा है तो उन व्यक्ति को भी मिलेगा जो पहले लोग कार्य कर रहे थे। इसमें अभी स्पष्टता आनी बाकी है। अब मैं बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की बात करूं, मैं उनके आपको गजट को आपके सामने लेके आए, तो यहाँ भी वही व्यवस्था है जो विशिष्ट शिक्षक की व्यवस्था थी, कि जो नियोजित शिक्षक, यहाँ आपको समझते चलना है कि जो नियोजित शिक्षक आपको, आप विद्यालय अध्यापक बने हैं, अगर वो 8 साल की सेवा पूर्ण कर लेते हैं, एक से किए हुए हैं, मान लीजिए कि वो आते हैं आपको 1 से 5 में थे और 1 से 5 में वो आपको पहले की सेवा जो नियोजित के रूप में किए थे और अभी बहाल हुए हैं, पिछले साल बहाल हुए थे, तो पुरानी सेवा गिनी जाएगी, और वो अगर 8 साल हो गया है तो उनका 6 to 8 में प्रमोशन हो जाएगा। वही कहानी 9th-10th वाला भी पुराना गिना जाएगा, वो व्यक्ति नियोजित की सेवा को लेके आएगा। जो विशिष्ट में व्यवस्था थी वही यहाँ व्यवस्था है, और इनके यहाँ भी वही व्यवस्था है कि अधिकार के रूप में किसी भी प्रोन्नति का दावा नहीं किया जा सकता है। सभी प्रोन्नति उपलब्ध की वैकेंसी होगा तभी होगा और विभागीय नियम होगा। उसके बाद इसके अलावा सभी प्रोन्नति विभाग की तत्समय प्रवृत्त नीति के अनुसार की जाएगी, और अपेक्षित योग्यता यहाँ भी, अगर 1 से 5 का कोई अगर शिक्षक है और अगर उसकी योग्यता 6 to 8 के लिए स्नातक है तभी वो जाएगा। अगर इसमें स्नातकोत्तर है तभी, यानी पीजी है, तभी वो 11th-12th में वो जा सकता है। ये कहानी है आपकी, और कुछ अगर मगर इत्यादि है वो बाद में अगले वीडियो में देखेंगे। जल्दी ही मैं वरीयता से संबंधित चीजों को लेके आ रहा हूँ, उसमें बहुत सारे पेज दिख रहे हैं। यहाँ समझ जाइए कि नियोजित को यहाँ कोई लाभ नहीं होने जा रहा है। जो नियोजित हैं, अगर आप बाकी हैं, मेरा सलाह, अगर व्यक्तिगत सलाह है कि आप नियोजित शिक्षक हैं तो सक्षमता दीजिए और इन सारी लाभों को आप लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इंफॉर्मेशन के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही, कोई सुझाव सलाह हो तो जरूर दें। जल्दी ही मिलते हैं वरीयता से संबंधित पत्र के विश्लेषण के साथ। एचटीएचएम को क्या वेतन संरक्षण जो जब मिल गया है, जब वेतन संरक्षण मिल गया है तो सेवा निरंतरता भी मिलेगा। कैसे? अगले वीडियो में मिलते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक ख्याल रखें। जय हिंद।